शार्क टैंक में तो कई बार मुझे लगता है कि यार बहुत डीमोटिवेट कर रहा है लोगों को काम करने के लिए। कैसे बात करना है, तो मत बनो फाउंडर। मैं तो कहूंगा कि मत बनो फाउंडर। कि भाई इतनी मीठी खीर नहीं है। फाउंडर और इन्वेस्टर का रिलेशनशिप ना एक बहुत ही ऐसा अंडररेटेड सा रिलेशनशिप है। ये तो चाहे मुझे कोई क्रिटिसाइज करे, मेरे को ये सीरियल एंटरप्रेन्योर से बड़ा चिढ़ है। डोंट से कि फंडिंग रेज हुई, रेशियो कितना गंदा है। 6000 बच्चे हैं, अच्छे लोग जो निकले, मैंने 900,000 से बात किया, 300 लोगों को मैंने 11 कोहॉर्ट्स में ऐड किया। आज उस ग्रुप में 55 लोग हैं। आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करो ना आज के टाइम में, बोलेगा कि मैं पूछूंगा कि भाई क्या प्लान है तेरा 5 साल का, वो बोलेगा कि अभी तो मेरे को ये करना है, उसके बाद आई विल लुक इनटू एंड बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन। लोगों को समझना पहले जरूरी कि मेरे लिए क्या सही है। मेरे लिए स्टार्टअप करना सही है तो मैं ऐसे सर्वाइव कर सकता हूँ। फाइंड फाउंडर्स मिलेंगे तुम्हें, निहायती वक्त होंगे, ठीक है, और अंत में लेवल सबके निकलेंगे। लेवल सबके निकलेंगे। 2 चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का, दूसरा गिरने का। अरे अड़े रहने का यार। रीयूनाइटिंग बूटस्ट्रैप फाउंडर्स एपिसोड 2, चीयर्स विद ऋषभ इन गुड़गांव फाइनली। कैसा रहा एक्सपीरियंस पिछले 3-4 दिन का गुड़गांव में? 2 दिन हुआ है अभी। 2 दिन का कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार बहुत गर्मी है, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं बैंगलोर से आया था तो वहाँ पर 20-22 डिग्री सेल्सियस है। तो वहाँ पर अभी ठंड की मौसम चल रही है। तो डूबा भी तो हुआ बैंगलोर। कब डूबा? रोज मैं देखता हूँ रील में, आप ही भेजते हो, आदि तो शेयर कर दिखता है। गुड़गांव के लिए कुछ और दिखता है, बैंगलोर के लिए कुछ और दिखता है। गुड़गांव के लिए क्या दिखता है? यहाँ लोग नशे में टूने हैं, ये अनसेफ है। अनसेफ तो बिल्कुल नहीं है। अभी देखो, अब रात को हम लोग को ये दिखता है ना, मैं क्या करूँ। हम मेरे को जैसे डूबा हुआ नहीं दिखा, तुम्हें दिखा। तो यही डिफरेंस है। मतलब कि हमारे लेंसेज अलग अलग हैं, बट हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुड़गांव और बैंगलोर है भाई बहनी, बट एक दूसरे की बुराई करते हैं। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो गुड़गांव में बैठा है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो बैंगलोर में बैठा है। दोनों साला एक दूसरे की पिचिंग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों बोल रहे हैं कि तू गुड़गांव आ जा, तू बैंगलोर आ जा, ठीक है, पर दोनों एक दूसरे के घर जाने नहीं चाहते। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकता है। तो टॉक्सिक प्रेम है। यही बात है कि हर सिटी की अपनी अलग पहचान है। कौन सी सिटी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो फिलहाल तो मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ, तो बैंगलोर पसंद है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से मैं हूँ। चेन्नई में मैं रह चुका हूँ 4 साल। फिर नोएडा भी रहा हूँ मैं 1 साल। फिर बैंगलोर गए, वो पसंद तो आया। नोएडा से जब बैंगलोर गए, कौन सी ईयर में गए थे? नोएडा में कोरोना से पहले था, 2019 में, अप्रैल से लेके मार्च के 2020 तक। अच्छा। फिर कोरोना आ गया तो 2 साल वापस घर में था। अच्छा। पूरा 20 और 21, हाँ। मई 2022 में मैं इसमें आया था बैंगलोर में। अब 2-2.25 साल। तो बैंगलोर में जब फर्स्ट गए थे तो फिर कैसे, मतलब उस टाइम पिक्सल स्टार्ट कर लिया था? पिक्सल पहले से स्टार्टेड है, तो पिक्सल कॉलेज से स्टार्टेड है। कॉलेज में स्टार्ट किया था विदाउट प्रोडक्ट। पहले 3rd ईयर 4th ईयर में चेक कर रहा था कि कैसे चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड गूगल शीट्स में। 1.5 साल वैसे चलाया, थोड़े पैसे बने तो मैं सोचा कि इसको ऐप बनाते हैं। तो 2018 जब 4th ईयर चलता है, सब प्लेसमेंट में जा रहे थे, मैं ऐप बनवा रहा था। और वो 2 लोग ऐसे बनवा रहा था जिनको खुद प्लेसमेंट में बैठना था, अरेयर लेके बैठे हुए थे, और उनकी जॉब लगी थी, वो भी 30 लाख 40 लाख की, जो CGP अच्छा है जिनको, उनकी भी नहीं लगी थी। तो एक वो बना। तो फिर आप बनाया फिर या रह गया बीच में? बन गया ना। दैट वाज द फर्स्ट वर्जन। करेक्ट, फर्स्ट वर्जन 2019 में बना। वो इसलिए बना ना क्योंकि पढ़े लिखे उन्होंने नहीं बनाए थे। कौन से कॉलेज में थे? SRM चेन्नई। SRM चेन्नई। क्योंकि उन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी थी ना, उन्होंने प्रैक्टिकल कोडिंग किया था एक्चुअली में। तो पढ़े लिखे तो थे भाई, मतलब SRM चेन्नई, मतलब अगर कोई देखेगा फिर बोलेगा कि भाई ये बोल रहे हैं कि SRM चेन्नई पढ़े लिखे लोग नहीं होते, इसलिए काम कर लेते हैं, ऐसा बोल रहे हो आप? ऑब्वियसली मैं पढ़ा लिखा लगता मतलब थोड़े बहुत तो लगते हैं। अभी इंग्लिश में बोलेंगे, अभी सूट पहन के आते इंग्लिश में बोलते तो लगता है हाँ भाई, मतलब मैं मुश्किल से कोई पॉडकास्ट में अगर कोई इंग्लिश में बात करता है तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, वो भी कोशिश करता हूँ, बोलता नहीं हूँ। सब अपना अपना जुगाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है इंग्लिश सब अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है। बोल बनता, हाँ, बोल क्या रहा है किसी को नहीं पता। अंग्रेज अपने हिसाब से बोल रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि सही बोल रहा है। हम अपने हिसाब से इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी एक्सेंट लगा के अपने अपने वोकैबुलरी सबने बना रखी है। हिंदी ने अपनी अलग बना रखी है। हाँ, वो अपना भी कुछ लोग ना इंग्लिश, आजकल वो लैंग्वेज में भी आने लगा कि इंग्लिश बना लिया। हाँ, व्हाट आर यू अप टू। अभी तो इंग्लिश ही है वैसे यार। बट ठीक है। तो 2019 में ऐप लॉन्च किया था, जून 2019, कॉलेज खत्म हो रहा था तब। पर मैं अप्रैल के महीने में यहाँ पर आ गया था 2019 में।
क्योंकि फाइनल ईयर में सब इंजीनियर है यहाँ पर। फाइनल ईयर में मैं ऑब्वियसली फाइनल प्रोजेक्ट होता है, अरियर था नहीं तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही करना था। तो फिर 4 बार रिव्यू होता, रिव्यू के टाइम पे चला जाया करता था। फिर 19 में लॉन्च किया, 1 साल यहीं से चलाया। यहाँ इसलिए नोएडा, इसलिए क्योंकि नोएडा सस्ता था 2019 में, तो एटलीस्ट सस्ता था, अभी पता नहीं। हाँ मतलब तो मतलब कुछ रीजंस हैं बट हाँ तो सस्ता ही होगा ना गुड़गांव और बैंगलोर से। एरिया डिपेंड करता है, मतलब हाँ कंपैरेटिवली बोल सकते हो कि हाँ सस्ता है। मतलब मुझे 30,000 में 6 सीटर वाला ऑफिस मिल गया था। हाँ पर वो मतलब कोविड और वो प्री कोविड एरिया था। प्री कोविड के टिप पे था, और 15,000 में 2 BHK फ्लैट मिल गया था। तो मुझे लगता था सस्ता ही है, तो इसलिए मैं वहाँ पर था। और फिर कोरोना आया, घर चले गए, बट फिर भी फ्लैट का रेंट लग ही रहा था। 1 साल तो रेंट ऐसे ही लगा, 1 साल। कोविड में हम लोग ऑफिस ढूंढ रहे थे यहीं गुड़गांव में, जिस एरिया में हमने अब लिया है, ठीक है। इस एरिया में इससे डबल साइज का ऑफिस, छोटा सा ऑफिस है, इससे डबल या ट्रिपल साइज का ऑफिस इस प्राइस में हमें मिल रहा था। और वो बोल रहा था कि अब कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि रेंट मत दो, अब मेंटेनेंस दे दो, आप फ्री में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे ऑफिस खाली हो गए थे। मतलब देयर इज अ बिल्डिंग स्पेस IT पार्क है, गुड़गांव वाले उनको पता है। हाँ स्पेस IT पार्क है, उसमें काफी सारे अपने स्टार्टअप बंद हो। हाँ हाँ, तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और छोटे छोटे बहुत सारे ऑफिस है। वहां पे ये हाल था कि भाई फ्री में ले लो, मेंटेनेंस दे दो, क्योंकि मेंटेनेंस वहां की बहुत महंगी है। और ओनर्स की उस टाइम लगी पड़ी थी कि भाई किस तरीके से हमारी मेंटेनेंस निकलवा दो। उनकी अपनी नौकरी जा रही थी, वहां पे 25,000 30,000 रुपए उनको मेंटेनेंस का तो चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग तो बोल रहा है भाई हमारा तो चलेगा काम, तुम अपना देख लो। बट हाँ मतलब वो तो सीन था नोएडा उस टाइम पे। फिर घर चले गए, फिर उसके बाद 2 साल वहीं घर से चलाया काम, स्केल हुआ, और फिर बैंगलोर मूव किए। ठीक है, तो चलो 5 मिनट में ये बता दो कि पिक्सल क्या करता है, फिर हम जाएंगे कि आपकी बैंगलोर में कैसी लाइफ रही और बैंगलोर की क्या स्पेशलिटी है। बैंगलोर की लाइफ, मुझे बैंगलोर की लाइफ चाहिए, क्योंकि भाई आपकी वेबसाइट है ना, हम वहां से ढूंढ लेंगे कंपनी क्या करती है। हमें जानना है कि भाई जो ऋषभ भाई आए हैं स्पेशली बैंगलोर से आए हैं, ठीक है, गुड़गांव में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बैंगलोर का प्रमोट करने आया हूँ यहाँ पर। पॉडकास्ट के एंड तक पता लगेगा कि प्रमोट हुआ है डिमोट हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी आप एक बार फटाफट बता दो आप कौन हो, क्या करते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे कहानी शुरू करते हैं। एज नेम सजेस्ट, मेरी कंपनी का नाम पिक्सल है। तो हम लोग कंपनी का काम करवाते हैं वाया गिग वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स इन टास्क एंड प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल इन अ मैनेज प्रोसेस। तो मतलब कोई भी कंपनी को अपना छोटे से छोटा टास्क या स्किल्ड प्रोजेक्ट अगर आउटसोर्स करना है तो हम लोग कर सकते हैं। मैनेज हम लोग करेंगे पूरा एंड टू एंड, और डिलीवरी हम करेंगे। एग्जाम्पल, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने सिर्फ स्मॉल टास्क से करते थे, जैसे मान लो ऐप प्रमोट करना, सर्वे, मार्केट रिसर्च, सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ लाइक फॉलो, कमेंट, एंगेजमेंट, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया था, 3.5-4 साल यही किया। ऐप में हमारे 7.5 लाख यूज़र हुए हैं, हमने 8-8.5 करोड़ का रेवेन्यू किया टोटल। यूजर्स भी बहुत पैसे कमाए हमारे ऐप से, कोरोना में सबसे ज़्यादा कमाया हमने ऐप से। और फिर उसके बाद पिछले साल मतलब मार्च के महीने में अराउंड हमने ऐप एक बार के लिए हटा दिया, क्योंकि 3.5 साल से एक ही वर्जन था, 3.5 क्या 4 साल से एक ही वर्जन था, बहुत ओल्ड हो गया था। मैं सोचा था और कुछ करेंगे अब। फिर उसके बाद 2-3 महीना फिर हमने ये प्रोजेक्ट कैटेगरी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। हमारे पास यूज़र बेस अच्छा था 7.5 लाख का। हमने स्किल्ड वाले यूजर्स को सेपरेट किया वाया सम असेसमेंट्स। हम लोग ये सोचे कि मार्केट में अगर किसी कंपनी को काम अपना आउटसोर्स करना होता है, 2 जगह जाते हैं। एक एजेंसीज मोस्टली जो बिगर एजेंसीज है वो कॉर्पोरेट्स, सीरीज B-C स्टार्टअप्स के साथ काम करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको उतना बजट मिल पाता है। और जो छोटे छोटे एजेंसीज है वो बहुत सारे एजेंसीज हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कम्युनिकेशन की, डिलीवरी की, रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि 15-20 के लोग होते हैं, 5-10 लोग होते हैं, एजेंसी खोल लेते हैं सब मैक्सिमम। ये एक बेसिक सा चीज़ है। इसमें मार्केटिंग एजेंसी भी होगा, टेक वाली एजेंसी भी होगी। तो मैं सोचा मुझे एजेंसी नहीं बनना है। हमने ये सोचा कि कंपनी का काम हम लोग लाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्किल्स, क्योंकि अगर मैं स्किल्स बेसिस में काम लाऊंगा तो मैं 2-4 सेगमेंट ही उठा पाऊंगा। अगर मैं सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया, टेक तो टेक। तो मैं सोचा कि हर तरह का काम हम कर सकते हैं। हम लोगों ने फिल्टर किए फ्रीलांसर्स अपने प्लेटफॉर्म पे। कंपनी का कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, काम हम समझते हैं, प्रोसेस हम बनाते हैं, उनके POC हम रहते हैं, डिलीवरी हम काम करवाते हैं फ्रीलांसर से। बट फ्रीलांसर को हम कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं देते हैं, ताकि पूरा ओनरशिप हमारे पास रहे। चेंज हम किसी को भी कर पाए, रिप्लेस कर पाए अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है। तो ये हम करवाते हैं अक्रॉस एनी कैटेगरीज, कैन बी सोशल मीडिया, कंटेंट, डेटा, डिजाइन, फाइनेंस, टेक। सो बेसिकली जो वो अनसर्टेनिटी रहती है ना फ्रीलांसर के साथ, आपने वो हटा दी इन द कॉस्ट ऑफ फ्रीलांसर। कॉस्ट ऑफ फ्रीलांसर्स तो हम लोग अपने एंड से मैनेज करते हैं, अपने एंड से काम करवाते हैं, और पूरा और हम पे ही क्वेश्चंस आएंगे कि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो।
So it becomes an hybrid model of agency plus freelancer. तो बेसिकली यू ऑर्गेनाइज्ड फ्रीलांसर टू वर्क ऑन अ एंड आपको इसमें ना मुझे फिर ऐसा भी नहीं है कि मुझे 1000-2000 लोग चाहिए. मेरे पास अच्छे लोग हों, 500 भी हो ना, तो आई कैन डू गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल टुगेदर इन अक्रॉस कैटेगरीज. तो हमने पिछले अप्रैल मई से ये स्टार्ट किया था करने को. फिर हमने सोचा डाउन द लाइन चलो मोबाइल ऐप तो हमारा था तो वापस बनाते. वो पिछले साल के जुलाई में बनाना स्टार्ट किया था. 22 तारीख जनवरी 2024 में हमने रिलॉन्च किया. उस समय जब स्टॉप किया तो 7.5 लाख यूज़र थे. अभी हमारे पास 9.4 लाख यूज़र हैं. पिछले 5-6 महीने में लगभग 2 लाख आए. 2 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, 2 लाख यूज़र्स आए. और अभी 35,000 यूज़र्स एक्टिव है जो स्मॉल टास्क करते रहते हैं. और वहीं से प्रोजेक्ट्स के लिए लोग अप्लाई करते रहते हैं, फिल्टर करते हैं उनको, हमारे सिस्टम में ऐड होते रहते हैं. जब नया काम आता है तो उनको हम नोटिफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे यूज़र्स है वो काम कर रहे हैं कि नहीं ढंग से. तो ये हम लोग करते हैं. तो दैट्स वेल. अभी हम लोग उस पर फोकस है ज़्यादा प्रोजेक्ट कैटेगरी में. टास्क हमने बहुत किया है, मतलब 3.5-4 साल हमने बहुत किया है. तो हम लोगों ने मतलब जो सब कंपनी बंद हो गई है टास्क करते करते थक कर, हम फिर भी करते रहे. आज भी हम करते हैं बट ज़्यादा फोकस हम लोग का इसमें रहता है. तो मेरे को आपके बारे में 2 चीजें पता है. ठीक है, पहली चीज पता है कि आप एक बूटस्ट्रैप्ड फंडामेंटली सॉर्टेड, ठीक है, यूनिट इकोनॉमिक्स से एकदम प्योर भरा हुआ स्टार्टअप चला रहे हो. ठीक, और क्या यूनिट इकोनॉमिक्स आपकी पूरी सॉर्टेड है. ठीक है, और मतलब ये पूरा लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबको पता है. ठीक है कि भाई ये एक बंदा है ऋषभ, पिक्सल एक कंपनी है, बूटस्ट्रैप्ड है, और ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट खुद इन्वेस्ट करते हैं लेकिन झंडा उठा रखा है बूटस्ट्रैप वालों का. ठीक है, तो ये जो हिपोक्रेसी है बेसिकली तो ये हिपोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब अगर मैं और सॉर्टेड उसमें पूछूं तो ये है कि आप एंजल हिपोक्रेसी जो है आपकी एंजल इन्वेस्टिंग वाली, वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट ना लूँ तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ. ये तो तुम हमारे बजट की जैसा बात कर रहे हो जो आज रिलीज हुआ है. अगर तुम ज्यादा कमाते हो तो मत कमाओ. तो ये वही वाली बात हो गई है. टैक्स नहीं भरना है तो पैसे कम कमाओ. तो आज तो ऊपर से एंजल टैक्स भी हटा है. तो वो तो मतलब अच्छी बात है. मतलब 2019 में जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर में मैंने फंड रेज करना गया था. और मैक्सिमम लोगों ने 10-12 लोगों से भी मैंने पिच किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस समय होते भी नहीं थे ना. अब तो हर गली में एंजल इन्वेस्टर है. तो उस समय तो होते भी कम थे. और उस समय मैंने बात किया और फिर मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया कि लाइक यू डोंट हैव अ गुड टीम, यू डोंट हैव पेडिग्री. उस समय ये सब देखा जाता था बहुत कि आपका बैकग्राउंड क्या है. ये 2000 कौन से जब नए अब ये स्टार्टअप बूम आने वाला था. हाँ, जस्ट प्री कोविड. मतलब ऐसे डिफरेंस में बताऊं, 2015 में जब मैं कॉलेज गया था, मैं तो आसनसोल से गया था. आसनसोल में तो ये स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला कुछ नहीं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता था. हमारे यहाँ पर उस समय ऐसा था कि ऑनलाइन तुम सामान ऑर्डर करोगे तो मतलब खराब ही आएगा. या आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है. वो चेंज हो गई है. वैसे उस तरह से मैं देखा तो लोग मोबाइल से कुछ कर रहे हैं, क्या बारी है. मुझे बड़ा मजा आया देख के वो. फिर मैं समझा कि ओला उबर है वो. फिर मैं भी बुक करने लगा. 2015-16 से मैंने बुक किया था. उतना तो पहले तो हॉस्टल में रहते थे. उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं रेस कर रहा था तब वो इस चीज़ में बहुत बात होती है कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो एंड ऑल. तो मेरे को लगा चलो ठीक है. मैं देखा 2 साल से ऐसे ही चला रहे हैं और चलाते हैं ऐसे. मतलब एक होता है ना कि लोगों का मोटिवेशन टूट जाता है कंपनी चलाने का. मेरा टूटा नहीं था. रीजन बिंग मैं ऑलरेडी कर लिया था 2-2.5 साल. वो जो एक फेज होता है ना कि जॉब नहीं लेकर अपना स्टार्टअप करना, वो ऑलरेडी मैं पार कर गया था. तो इसलिए मैं मोटिवेटेड रहा. बिजनेस में भी एक लेवल है जहाँ तुम सिक्योर हो जाते हो. सिक्योर भी नहीं, तो मेरे को पता था कि मैं 15-20 हज़ार, हाँ पता है, वो एक था मेरे को एश्योरेंस. तो मेरे को वो चीज़ में सॉर्टेड था. इसलिए मेरे को वो डीमोटिवेशन नहीं हुआ. बुरा लगा बहुत कि जिस तरह के फीडबैक्स थे. मैंने सोचा ऐसे ही चलाते हैं. फिर कोरोना आया, 2020 पार हो गया और फिर पूरे ईयर हमने बहुत स्केल किया. पूरे कोरोना में 3 लाख, फिर 3 करोड़ में बोल रहा हूँ. पता नहीं आज करोड़ क्यों मुंह में आ रहा है जबकि करोड़ की बात ही नहीं होती है. पहुंचेंगे वहां पे, पहुंचेंगे. मैनिफेस्ट हो रहा है आज. 3 लाख यूजर आए. अब ठीक बोलूंगा करोड़, 3-3.5 करोड़ का रेवेन्यू किया. और उसके बाद फिर जो 2021 का वक्त आया था मई में, जब फाइनेंस खत्म हुआ था, उस समय फिर से मैं एक बार सोचा रेस करेंगे. तो मेरे को इनिशियल एंजल्स कुछ अच्छे तुरंत मिल गए थे. हालांकि उनसे मैंने पैसे नहीं लिए बट उनकी कंपनी मैंने इन्वेस्ट कर दिया है. उस कहानी पे भी हम आएंगे बट ठीक है, कंटिन्यू करो. हाँ. तो वहाँ से फिर कुछ और VCs के भी इंटरेस्ट आए. वो उस समय गिग इकोनॉमी की मार्केट बहुत बढ़ गई थी और पैसा भी था. मतलब उस टाइम मार्केट में भी बहुत फ्लश था. क्या था कि लोग नए सेगमेंट्स देख रहे थे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं. तो फिर वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट मिला. लगभग $1.5 मिलियन का कमिटमेंट मिल गया था. फिर मेरे को अचानक से रियलाइज हुआ, क्योंकि 2021 से मैंने इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया था. जब मुझे टर्म शीट्स मिले थे तब तक मैंने 2-3 कंपनी में इन्वेस्ट किया था.
फिर मेरे को एक दिन क्या रियलाइज हुआ कि यार ये इन्वेस्टर्स को तो रिपोर्ट भेजने पड़ेंगे और इनको तो ये कुछ भी मेरे से पूछेंगे और मैं 4 साल से मस्ती में कंपनी चला रहा हूँ। और मेरी बुक्स खोलेंगे तो साला पता लगेगा कि सारा खर्चा कर रखा है कंपनी के अकाउंट से। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मेरे को हर इनको अपडेट देना पड़ेगा। मतलब मैं फिर सोचा कि मैं जितना देर इनको अपडेट देने में बनाऊंगा उतना देर मैं किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लूंगा। तो फिर मैं सोचा कि चलो ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद मुझे 2021 में वो छोड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड ही कर लिया था इसमें अभी रेज नहीं करेंगे कभी भी। 2021 में मुझे एक एक्विजिशन का भी ऑफर आया था एंड सितंबर अक्टूबर के महीने में। उस समय ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उस समय मुझे लगता था कि मुझे इक्विटी नहीं चाहिए, सिर्फ कैश और प्लस इक्विटी वाला कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि मेरे मार्केट में ये टर्म सीख लिए थे नए नए। तो फिर उस समय इक्विटी चमक गई थी उस टाइम तक कि ये मल्टीपल दे सकती है। वो था कि नहीं, मुझे कैश चाहिए उस वक्त। अच्छा, मुझे 100% इक्विटी में बेचना नहीं है कंपनी, मतलब शेयर स्वैप होता है जो, तो मुझे नहीं करा। तो मैं फिर वहाँ से खत्म हुआ, फिर वहाँ से चलता आ रहा है। फिर उस समय से मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। इन्वेस्टमेंट करने का मेन पर्पस क्या था, 2020 में कुछ पैसे जमा कर लिए थे और फिर 2021 में मैंने पहली कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो मुझे कुछ सेक्टर्स बहुत पसंद थे उस समय के हिसाब से। जैसे एडटेक पसंद था, फिनटेक समझ में आने लगा था, D2C देख रहे थे कैसा है। बट उस समय ग्लैमरस था गेमिंग और एडटेक, क्योंकि कोरोना पार हुआ था। तो गेमिंग में तो मैंने किया नहीं, एडटेक में मैंने किया। पहली कंपनी एडटेक कंपनी थी। फिर वहाँ से मैंने और 2-4 जो जानता था मैं उनको इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा जर्नी वगैरह करना स्टार्ट किया, तब और भी फाउंडर्स अप्रोच करने लगे, फिर बहुत करने लगे हैं। फिर सेलेक्ट कर करके धीरे धीरे इन्वेस्ट किया। पर इसको और फ्रेगमेंट करते हैं, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक 22 साल का लड़का है, ठीक है, उसके पास 20 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और उसको एंजल इन्वेस्टिंग शुरू करना है, ठीक है, कैसे करेगा? तो हर 22 साल का लड़का अगर 20 लाख रुपए है ना, तो एंजल इन्वेस्टिंग नहीं करता है। मतलब विलिंग है बेसिकली, उसने थोड़ा कैपिटल ले लिया, मतलब चलो 50 लाख रुपए, कुछ एक अमाउंट है, एग्जिट ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसके बाद एक अमाउंट है, नाउ ही वांट्स टू एंटर इनटू दिस एसेट और एसेट क्लास में उसको कूदना है। व्हाट विल बी योर सजेशन? 2 चीजें, एक अगर आप एक एनोनिमस पर्सन हो, मतलब आपको मार्केट में लोग जानता नहीं है कि व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड, तो you can be a part of multiple angel networks, groups, syndicates. इनसे you can become a part. वहाँ से you will learn, you will get deals. You can also invest from the bigger pool of people. That is one. तो जो कि typical average size people invest is 3 lakh rupees per startup. 2 lakh rupees also people invest. So that's where एक वो मॉडल हो गया जहाँ पर फाउंड इन्वेस्टर्स के पास डायरेक्ट लोग नहीं आ रहे, बट दे वांट टू एक्सप्लोर मोर, डील फ्लो बने उनके पास। एक वो है, एक ऑलरेडी जिनको लोग जानते हैं, people are approaching them. Now they are not approaching them because of money. They are approaching them because of network, what value the person can add. They know the fact, those founders, कि अगर मैं इनसे 3 लाख रुपए एज एन इन्वेस्टमेंट लूंगा और एज कम्पेयर टू मैं इसको अगर अपने साथ रखूंगा, और या तो मैं इनको अगर ऑनबोर्ड करूंगा एज एन कंसल्टेंट, बोल लो, मतलब कैप टेबल में बेसिकली अगर उनका नाम होगा, मैं उनसे कभी को कुछ पूछ सकता हूँ और मुझे वो चार्ज नहीं करेगा और मुझे वो आंसर भी करेंगे। तो एक हेल्प वाला नेचर होता है। So that's where the second category of people comes around. यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं from in between 1 to 10 lakh rupees depending upon people capacity per startup. ठीक है, तो इस तरह से जब people who can help, तो founders look for such people actually. तो as an individual who wants to invest, these are the 2 methods like where people go on. Obviously before or like when someone starts investing, जब पहले कोई करता है, उस समय वो मेजरली अगर मार्केट के बारे में नहीं पता, तो it's always good to be a part of angel networks. एटलीस्ट यू विल लर्न कि होता क्या है। टर्म्स बहुत सारे होते हैं, मुझे भी, मैं धीरे धीरे करते करते सीखा हूँ एक्चुअली। मैं तो कर दिया था, मतलब पहले वाले राउंड में फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि बहुत सारे एसएचए में क्या क्या लिखा होता है। वो मुझे बाद में जब एक बार पढ़ा, फिर मुझे समझ में आया कि इसका मतलब ये था, मैंने कर दिया था वजह से ही। तो आइदर अगर इट हैज़ 2 फ्रंट्स नाउ, एक तुम पूरा सीख कर ना करो, या तो बिना सीखे सब कर दो। अगर तुम सीखने में लग गए तो तुम सीख ही रहे हो। मैक्सिमम लोगों को देखा हूँ कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली वो वहां कर देते जहाँ फोमो है, और वहां नहीं करते जहाँ उनका इंस्टिंक्ट कह रहा है। मेजरली इन्वेस्टर्स जो एंजल्स होते हैं, उनको मेजरली इंस्टिंक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जो यंगर इन्वेस्टर्स है, कि फाउंडर अच्छा लगा, मार्केट अच्छी है, प्लस फाउंडर्स अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अच्छे मार्केट में फाउंडर बर्बाद निकलता है तो कंपनी भी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए फाउंडर्स बढ़िया है तो इन्वेस्ट कर दो। अब तुम सोचने बैठोगे वैल्यूएशन ज्यादा है, रेवेन्यू नहीं है, व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर फॉर अ एंजल इन्वेस्टर जिसका इतना छोटा टिकट साइज है? भी आ सकते हैं ऐसे लोग। तो
अगर फाउंडर चाहे ना वो कभी ला दो। मैंने कुछ कंपनी में इन्वेस्ट किया सीरीज ए में भी, अगर फाउंडर चाहे तो। इट डिपेंड्स अपॉन कि फाउंडर्स वांट एंड इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल पर्सन। उन दोनों को मोस्टली ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको पैसा चाहिए, इनको इस पैसों से कुछ नहीं मिलने वाला है। They are looking at you as a consultant. As a person who can help them actually. Most people look for that only. Tomorrow if you raise from certain XYZ person, तब वहां पर you will say ना कि मेरे कंपनी में ये भी इन्वेस्टर हैं, तो उनको लगता है कुछ तो उन्होंने सोचा होगा। बेसिकली एक लीड और एक चेहरा जो एक वो होता है एक्चुअली, पीपल गेट अ वैलिडेशन। सो ये कि बहुत तरह से चीजें होती हैं। इन द एंड ऑफ द फॉर मी पर्सनल ओपिनियन कि यहाँ पर ये मेरे करने का तरीका है, हर किसी का अपना तरीका है। मेरे करने का तरीका बहुत सिंपल है कि मुझे फाउंडर पसंद आया, वो बंदा अच्छा है, समझ में आ रहा है, वो मेरे पीछे बस पैसों के लिए मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो ठीक है कर दो। तो वो बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली। फिर उससे क्या है, आपका रिलेशन बहुत लंबा चलता है। नहीं तो इट विल जस्ट बिकम ट्रांजेक्शनल कि आपने पैसा लिया हो गया काम। वो एक्चुअली मोस्टली जब बड़े राउंड्स करते देन इट शुड बिकम ट्रांजेक्शनल विद द बिगर कंपनीज, बिगर फंड्स। बट लाइक व्हाट इज लाइक, हम जैसे फाउंडर्स हैं, हम थोड़ा समझते हैं कि एंजल इन्वेस्टिंग करनी है क्यों नहीं करनी। हम थोड़ा फाउंडर की इंस्टिंक्ट भी समझते हैं, मार्केट भी समझ पाते हैं, हम इमोशन भी समझ पाते हैं उसके पीछे का। बट फॉर सपोज अ रियली गुड एग्जीक्यूटिव इन अ एमएनसी, ठीक है, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो बंदा एक्चुअल में वैल्यू ऐड करेगा, और वो जो वैल्यू ऐड करेगा वो फाउंडर के बहुत काम भी आएगी, मे बी मोर देन अ फाउंडर इन्वेस्टर कमिंग इन। बट उन लोगों के लिए हाउ टू लाइक, उन लोगों को कैसे प्लान करना चाहिए कि उनको कितना एंजल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए अपने फंड्स को, बिकॉज पैसा उनके पास भी है, दे आर ऑलरेडी पुटिंग इट इनटू अदर एसेट क्लासेस, रियल एस्टेट में कहीं डाल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बड़े एग्जीक्यूटिव्स आएंगे स्टार्टअप सर्किट में, तो फाउंडर एज अ स्टार्टअप बहुत फायदा है, ठीक है। अगर हम किसी अच्छे गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से लोग, इंप्लॉइज, नॉर्मल इंप्लॉइज, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो लोग अपना कुछ भी फंड डालते हैं या कुछ भी इनपुट डालते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक्चुअली उनको या तो किसी और से बात करनी चाहिए, लोगों से बात करें, समझना चाहिए कैसे क्या चलता है मार्केट का, चीज़ें समझे। खुद से अगर करने लगते हैं दो गलती भी हो सकती है यार, वो एक ही कंपनी में बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, वो 2-3 करने के बाद रोक देते हैं। अगर आप सिर्फ कि रिजल्ट नहीं आ रहा बेसिकली, मतलब कुछ लोग ये भी सोचते हैं एक्चुअली, मैं सिर्फ वो उस कैटेगरी के लिए वो नहीं बोल रहा, मैं कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मेरा पैसे बढ़ नहीं रहे। ये तो पब्लिक मार्केट नहीं है कि आपको दिखेगा कि आपने ब्रोकिंग ऐप खोल लिया और आपको दिख रहा है कि पैसे बढ़ रहे हैं, मेरे पैसे डूब रहे हैं। तो ये आपको या तो आपको पूरे डूब जाएंगे या तो कुछ बढ़ जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। दैट्स हाउ थिंग्स आर। या तो बंद हो जाएगी कंपनी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लोग ब्लॉकेज आ जाता है। बहुत सारे लोग यही है कि वो 2-3 करते हैं, सोचते हैं कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिटर्न्स। इट शुड बी, यू शुड at least invest in 10-15 companies like across 1 or 2 years and wait for 5-7 years. तो बेसिकली कुछ एम्पल कैश निकाल कर रखो, उसको डिप्लॉय करो और वेट करो, स्टडी करो। बेसिकली ये पैसे को वैसे कंसिडर करो कि ये पैसे आपके मतलब भूल गए हो आप इसको, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसको आपको भूलना पड़ेगा। अगर आप रोज 3 महीने में, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में यू चेक योर पोर्टफोलियो डेली, म्यूचुअल फंड्स में से सपोज यू विल चेक मंथली बेसिस, FDs you will check quarterly की इंटरेस्ट आया कि नहीं। This you cannot check neither in years. You can just see MIS recent reports and उसमें भी आपको देख के ये पता नहीं चलेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी है कि नहीं। You will just see numbers कि रेवेन्यू कितना हुआ। तो ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज भी, अगेन आई पर्सनली सजेस्ट कि इफ यू स्टार्ट, मतलब तुमने कोर्स किया है और इस तरह तुम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। एंजल इन्वेस्टिंग कोर्स, ये कोर्स क्या होता है? इसमें सिखाते हैं कि क्या टर्म्स होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? ना पता नहीं, कोर्स तो है, मैं देखता तो हूँ कि एड्स आते हैं मुझे भी बीच बीच में। कोर्स, एंजल इन्वेस्टिंग के कोर्स कैसे होते हैं भाई? होते हैं, पता नहीं, कुछ तो सिखाते होंगे, मेरे को पता नहीं। मतलब मेरे को लगता है इट्स मोर ऑफ अ गट, मतलब उसमें मुझे लगता है टर्म्स वगैरह सिखाते होंगे, इवैल्यूएशन कैसे होता है, वैल्यूएशन कैसे निकलता है, मुझे लगता है ये सब सिखाते होंगे। हाँ, मतलब तुम डील तो मजा, अगर तुम कैसे ढूंढोगे डील, तुम वैसे भी नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है मतलब मिलना डील, until you are in a syndicate or you are part of ecosystem। या कोर्स भी बिकते हैं मार्केट में, मैंने देखा कोर्स तो बनाया है लोगों ने, पता नहीं किसने बनाया है, तो आज बिक रहा है तो बेच ही रहे हैं। तो इसमें से लोगों को समझ में आना चाहिए एक्चुअली, इट्स अ वेरी रिस्कीस्ट एसेट। मल्टीपल भी है, अच्छा मल्टीपल भी है, ऐसा है मल्टीपल कहीं नहीं निकलता, मल्टीपल भी अच्छा है। अब जैसे मान लो मैं, अगर आज तक मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया है, 80% आर इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप्स, 20% इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसका मुझे अब से 15-20% देना होगा शायद। तो अच्छा ही है मेरे, तो मैं भी 80% का तो मेरे को एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
पर वो होता है ना, मोटिवेशन आती है ना। अभी आई थिंक रिसेंटली अर्बन क्लैप के टाइटन कैपिटल ने एग्जिट लिया 200x, In 9 years. 60 lakhs एंड 57 lakhs 111 करोड़। अब ये जो पैसा है ना दोबारा डिप्लॉय होगा, समझ रहे हो? और कितने स्टार्टअप्स में, कितने सीरीज ए ये अकेले निकाल दे। दिस इज वेरी गुड एक्चुअली, मतलब लाइक पीपल, दिस इज वन सच दैट गुड एग्जांपल कि एंजल सीखेंगे कि एप्रिसिएशन इज देयर। और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है ना कि वो साइकिल शायद वो कंप्लीट होती आ रही है। पहली साइकिल जो थी ना स्टार्टअप सर्किट की, जो इन्वेस्टमेंट होनी थी, उससे जो रिजल्ट आना था, वो आया है। तो ये आपको जोमेटो से ही आना स्टार्ट हुआ है मुझे लगता है, और भी कंपनीज है, जो बहुत सारी कंपनीज है जो 2015 की पहले की कंपनी है, 2010 से 15 की कंपनी, बहुत सारी कंपनी रिजल्ट दिया है। तो एक्चुअली कुछ कंपनी में आपको जल्दी भी एग्जिट मिलता है, तो आपको थोड़ा सा वो 2x से लेके अराउंड 5 या 6x तक मिलता है। हाँ वो आप सीरीज ए या निकल जाओ, बट एक यूनिकॉर्न ही बना दो और फिर वहां से निकल जाओ, तो वो एक कंपनी बराबर करके देती है। मतलब आज जैसे बजट अनाउंस हुआ, तो इसमें जैसे अपसाइड ऐसा मुझे फील आया कि दे वांट टू प्रमोट मोर ऑफ दिस एंजल इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक। कि मतलब अब जैसे ना बहुत सारा मैं देखता हूँ कि एंजल राउंड जो बड़ा राउंड कर रहा होता कोई भी फाउंडर एंजल से, तो वो इंडिया से ले लेता है। मतलब इंडिया से उसने 10 फाउंडर लिए और एक बाहर का एक फाउंडर, कैपिटल बराबर डालेगा। वो गया जापान गया, यूएई गया, वहां से एक फाउंडर लेके आया या फिर एक इन्वेस्टर लेके आएगा, वो अकेला उतना डालेगा जितना यहाँ पे 15 फाउंडर्स मिलकर डाल देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बेंड है। हम भी एज ए फाउंडर देखते हैं तो हम बेंड करते हैं कि कहीं ना कहीं हम मिडिल ईस्ट से उठा लें या सिंगापुर से उठा लें या फिर या जापान से उठा लें या कहीं और ऐसी कंट्री से उठा लें जहां पे कम लोगों को अप्रोच करके मेरे को ले रहा है। उसके बाद फिर मेरे को होता है कि मैं छोटे छोटे चेक उनसे ले लूंगा जिनका मेरे को चाहिए कैप टेबल में। बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि आपको चेक जल्दी मिल जाता है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी है सेरी बोल के, उसने $100K उठाया था। उसके कैप टेबल में 3 इन्वेस्टर है। इंडिया से सिर्फ मैं हूँ एज एन इंडिविजुअल, सिंगापुर से एक इंडिविजुअल है, जापान का एक वीसी है। तीन लोग हैं, 3 अलग कंट्री से हैं। उसको जितना टाइम लगा था पिच करने में इंडियन के लोगों को, एक्चुअली उतना कम टाइम लगा था। कि सी दो केसेस, आई वोंट से कि इंडिया में इट इज ग्रोइंग, इंडियन पीपल सी ऑब्वियसली वी विल सपोर्ट लाइक पीपल। यहाँ पे एंजल्स बहुत है एक्चुअली, बट बहुत सारे लोग क्या सोचते भी हैं, फाउंडर्स नहीं सोचते हैं। जिसके पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे 200-150 कंपनीज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं कि उन्होंने इंस्टिंक्ट पे इन्वेस्ट किया है। चलो सोचेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको बैठानी पड़ेगी, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक बड़ा मस्ट मतलब मुझे पूछना था, बिकॉज यू हैव बीन ऑन द बोथ साइड ऑफ द टेबल फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड फॉर फाउंडर ऑल्सो। ठीक है, एक नई कैटेगरी ऑफ फाउंडर है, ठीक है, जो है नल्ले फाउंडर्स। ठीक है, अब नल्ले फाउंडर क्या है ना कि वो वॉनबी है। उसने देख लिया है कि भाई शार्क टैंक पे जाते हैं, ठीक है, या फिर मेरा कोई बड़ा भैया है या फिर इस कॉलेज का ये बंदा था, इसने कर लिया, मैं भी कर लूंगा, नौकरी छोड़ता हूँ या फिर जो भी कर रहा हूँ। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट वो बहुत ही नल्ला फाउंडर है बेसिकली। अब मिलते हैं और किस तरह के मिलते हैं, जब आपका तो डीएम भरा रहता होगा, आपकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, और इतने पिच डेक्स आते हैं और बहुत ही ऐसे हग्गे पिच डेक्स होते होंगे कि भाई इसमें मैं तेरा प्रोडक्ट क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तू है कौन। ठीक है, तो वो कैटेगरी कितनी बड़ी है और वो कैटेगरी कितना हार्म कर रही है इकोसिस्टम को। तो अभी क्या होता है ना कि 2018-19 इस टाइम में, अगर 18-20-19 इस समय में लोग अगर मुझे मैसेज करते हैं हेलो आई नीड मनी, तो मैं रिप्लाई कर देता। 2024 में अगर करेंगे मैसेज तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। इफ यू आर अ फाउंडर, द लीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज लाइक यू शुड नो अबाउट बेसिक थिंग्स। 1, what you are building, how to text people, how to make pitch deck, whom to target, what is market cap, valuation क्या होती है, market size क्या होती है। ये सब ना आपको किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है। Everything is available so much on internet। पर नकली डेटा देते हैं ना। हाँ तो ठीक है, वो बाद में होगा। See, one is like when you approach people, you text me today, hello I need money। आप बताओ, एक्चुअली सी आई एम नॉट लाइक डिसरेस्पेक्टिंग सच फाउंडर्स, बट इफ दे डोंट नो कि कैसे बात करना है तो मत बनो फाउंडर। मैं तो कहूँगा कि मत बनो फाउंडर, क्योंकि ये सिखाया नहीं जा सकता एक्चुअली। मैं एंटरप्रेन्योर पे स्कूल खोल दूंगा, हाउ टू बिकम अ फाउंडर में स्कूल खोल दूंगा, सब कुछ खोल दूंगा मैं एक्चुअली। ये सब ना डेटा इंटरनेट में अवेलेबल है कि पिच डेक कैसे बनाते हैं, वैल्यूएशन क्या होती है, सबके टर्म्स अवेलेबल है। हाउ टू राइट अ गुड मैसेज, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आई शुड अप्रोच। इसके ना भर के मार्केट में कंटेंट है। आजकल कंटेंट का जमाना है। खुद देखो, पहले सीखो,
फाउंडर कैसे बनते हैं उसके बाद। नहीं तो आजकल क्या है, लोग हर कोई 2x 3x 5x फाउंडर है विद इन 1 ईयर, एंड हर कोई सीरियल एंटरप्रेन्योर है और हर किसी को फंडिंग रेज करनी है। स्टार्टअप्स 3 महीने वो चलाते हैं, देखते हैं ये नहीं चल रहा, दूसरा तीसरा चौथा, तब तक वो 4x फाउंडर्स बन जाते हैं। तो एटलीस्ट मैं तो सोचता हूँ कि 5-10 साल तो कंपनी चलानी चाहिए। 5 साल बाद बंद करोगे, चलो ठीक है, कर लिया, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, ठीक है, बंद कर देते हैं। अब 10 साल बाद चलो हाँ पैसे बन गए, बहुत बन गए, जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एग्जिट मिल गई, तो इस तरह से अगर सोचो तो ठीक है। कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी तो एटलीस्ट मान लो मैंने टेस्ट किया, वर्कआउट नहीं किया तो तुम्हें 3 महीने में पता नहीं चल सकता है। इट विल टेक अ ईयर से सपोज, लाइक मार्केट वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट बिल्डिंग फॉर द राइट सेट ऑफ पीपल, प्रोडक्ट नहीं बना, लोग चले गए, तो ये जस्ट सेइंग कि मेरा स्टार्टअप इसलिए नहीं चल पाया बिकॉज आई एम नॉट रेज्ड मनी, नॉट एबल टू रेज मनी, फंडिंग खत्म हो गई बेसिकली। ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि बोलते हैं कि फंडिंग खत्म हो गई। फंडिंग खत्म नहीं हुई, फंडिंग खत्म हो गई, दैट इज सेकंड, मिली नहीं। तुम पहला तो एक बात है, मैं ये बोलता हूँ लोगों को, तुम पहला बात हो तुम फाउंडर हो, तुम वो कर रहे हो जो बाकी 100 लोग नहीं कर रहे हैं। तुम अगर वो सेम चीज बोलोगे कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो तुम क्यों फाउंडर हो? तो ये बेसिक चीजें लोग नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि वो देखते हैं जो उनको देखना चाहिए। उनको लग रहा है कि जाओ पिच करो, उनको लगता है कि प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि जाओ पिच करो, पैसे मिलेंगे और फिर काम शुरू होगा, और वो उसके बिना नहीं होगा। मीडिया वही दिखाती है, वो मीडिया भी वही दिखाती है, तो ये एक कारण है। तो डैमेज कर रहा है इमेज को। मतलब मेरे को ऐसा कई बार लगता है कि यार इतना जो शार्क टैंक में तो कई बार मुझे लगता है कि यार बहुत कई बार गलत जगह पे वो मोटिवेट कर रहा है लोगों को काम करने के लिए। ठीक है, मतलब लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट करो, ठीक है, कि काम करो, फिगर आउट करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है सॉल्व करो, ठीक है, बट पीपल आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड ऑफ द फाउंडर फेम एंड फंडिंग एक्चुअली। बट उनका एक्चुअली देखो, आई थिंक कि अगर शार्क टैंक की बात करें तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि चलो वहां पर कुछ अच्छे फाउंडर्स, बहुत अच्छे फाउंडर्स आते हैं जिनकी स्टोरी बहुत अच्छी रहती है। मुझे लगता है कि उनसे इंस्पायर हो, पहले वाले पार्ट से इंस्पायर हो, दूसरे वाले पार्ट से बाद में हो जाना। पर प्रोडक्शन कंपनी तो हर एक पे कैपिटलाइज कर रही है ना, वो तो हर एक वीडियो को डाल रही है, चाहे वो हो ना हो, उस पर 3-4-5 मिलियन लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 मिलियन से अगर 1% बंदा भी वो हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा सेट ऑफ लोग है जो मतलब प्रॉब्लमेटिक है। अब मैं देखता हूँ कि इवन मेरी कंपनी में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, लंच टाइम पे दे वॉच शार्क टैंक, एक बार मैं नोटिस कर रहा था, ठीक है ना, एंड दे डू डिस्कस अबाउट इट कि भाई क्या है, मतलब मेरे पास आते हैं बोलते कि सर ये पोल्ट्री का बिजनेस कैसा है, ठीक है, या ये डेयरी फार्म का बिजनेस कैसा है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ कि डेयरी फार्म क्यों कर रहा है, क्योंकि हाँ आई नो कि देर आर न्यू फंडिंग। अब मुझे पता है कि 2 दिन पहले जैसे देयर इज अ मस्त कंपनी है, एक 2 ब्रदर्स करके ऑर्गेनिक, ठीक है, उन्होंने अभी रेस किया अपना 20 मिलियन ऐसा कुछ, आई डोंट नो क्या नंबर है, ठीक है, मुझे पता है वो जो न्यूज थी वो हाईलाइट में थी, इसने भी बढ़िया है, वो भी समझ रहा है, वो मेरे पास आके पूछने की कोशिश कर रहा है, सर ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब किसी भी एम्प्लॉय को हायर करो ना आज के टाइम में, बोलेगा कि मैं पूछूंगा भाई क्या प्लान है तेरा 5 साल का, वो बोलेगा कि अभी तो मेरे को ये करना है, उसके बाद आई विल लुक इनटू एंड बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन। एवरी आप डेवलपर हायर करो, आप सेल्स वाला हायर करो, ऑपरेशन वाला हायर करो, एचआर हायर करो, कुछ मर्जी हायर करो, हर बंदा बोल रहा है कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन। आई फील लाइक दिस इज मिसगाइडिंग अ बंच ऑफ जनरेशन, ठीक है, कि भाई इतनी मीठी खीर नहीं है। वो हो सकता है, बट मुझे तो वैसे सब नहीं मिलते हैं जो सारे एम्प्लॉयज बोले कि मुझे अपना करना है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा पूरे मार्केट को, क्योंकि फिर ये एम्प्लॉय छोड़ने का रेशियो बहुत बढ़ते जाएगा, है बहुत ज्यादा इस टाइम पे। मुझे क्या लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप में वो पेशेंस है कि बिना पैसे रेस किए, बिना खुद पैसे कमाएं, और एक वो भी ब्लॉकेज आता है, वो मैंने देखा एक्चुअली। कोई अगर 5-10 साल जॉब कर लेता है ना, अगर 3 महीना अगर सैलरी नहीं मिलती है ना, कंफर्ट थोड़ा जाता है, वो मैंने देखा भी है, लोग बोलते भी है, कंफर्ट हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है। 31 तारीख का नशा जो है ना, तो वो 5-10 साल अगर तुम्हें पैसे आए हैं 30-31 तारीख को, और तुम्हें 3 साल तो बहुत ज्यादा नहीं आते ना, तो भी लोगों को लगता है कि क्या हो रहा है, वहाँ पेशेंस बहुत लूज होता है लोगों का, क्योंकि वो आदत हो गई है कि 31 को पैसे आए, 1 तारीख को मुझे बिल्स भरने हैं सारे। अब 31 को पैसे ही नहीं आए, तुम बिल कैसे भरोगे? सेविंग्स है, और सेविंग्स को लोगों को खर्च करने में जो कम हो रही होती है ना नंबर, वो देखना हर एक के बस की बात नहीं है। लोगों को समझना पहले जरूरी कि मेरे लिए क्या सही है। मेरे लिए स्टार्टअप करना सही है तो मैं ऐसे सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे लिए अगर कंपनी में ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा है तो मैं वो करूँगा। द रीज़न बीइंग इन द एंड ऑफ द डे, चाहे वो कितने भी दिन काम करे किसी भी कंपनी के साथ, एम्प्लॉयज पैसे बनाते हैं, टॉप एम्प्लॉयज डू मेक मनी,
ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है। And a lot of money, more than a lot of 2x 3x founders basically. सीरियल एंटरप्रेन्योर, ये तो चाहे कोई मुझे कोई क्रिटिसाइज करे, मेरे को ये सीरियल एंटरप्रेन्योर से बड़ा चिल है। 2x founder होता है ना वो। हाँ, यू कैन से लाइक कि यार कुछ और वर्ड यूज कर लो यार, सीरियल किलर्स होते हैं फाउंडर। मतलब I tried, I failed. मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो फाउंडर्स फेल हो गए और वो अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं। And they make a And they make a fabulous employee if they like Correct. them when they work. वो मैंने देखा, ownership मेरे बहुत होती है। सारे ऐसे हैं कि जो आके एकदम सामने से फ्रेंडली बोलते हैं नहीं, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये कारण था। दे डोंट से कि फंडिंग रेज हुई। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है बोलना। एक लास्ट थिंग, स्टिल वही, बिकॉज यू हैव बीन ऑन द बोथ साइड ऑफ द टेबल, एक जो मैं नोटिस करता हूँ और मेरे साथ भी हो रही है एज लाइक, अब हम लोग भी 4 साल हो गए हमें इसमें, ठीक है, हम लोगों ने फंड भी रेज किया, बूटस्ट्रैप भी हुए, प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है, और अब मतलब अब मर्जी के मालिक हैं, सब कुछ चीज हमने स्टेजेस देखे, अब मैंने स्टोरी सुनाई थी सारी की सारी, कैसे डाउनफॉल हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। एक फाउंडर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव बीन ऑन द बोथ साइड, ठीक है। फाउंडर और इन्वेस्टर का रिलेशनशिप ना एक बहुत ही ऐसा अंडररेटेड सा रिलेशनशिप है, ठीक है, जहां पे फाउंडर ना एक नया न्यू कमर है जो इंडस्ट्री में एंटर करता है, चाहे वो रेस करने के बाद भी, एंड ही लुक अप टू हिज फाउंड, मतलब जो इन्वेस्टर है, ठीक है, कि वो मुझे कुछ गाइड करेगा या मेरे को सपोर्ट करेगा, कुछ इन्वेस्टर्स है जो बहुत फैबुलस काम करते हैं, कुछ एक्स फाउंडर्स है जो इन्वेस्टर बन गए हैं, ठीक है। टाइटन की अगर हम बात करें, फैबुलस फाउंडर्स इन्वेस्टर बने, मैक्सिमम एम्पैथी। बट जो स्मॉल स्केल और जो ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं उसके फाउंडर्स है, उनकी एक मेंटल स्टेट होती है, उस मेंटल स्टेट को ना समझना, उस मेंटल स्टेट के हिसाब से कोप अप करना, चाहे वो फैमिली है चाहे वो रिलेशनशिप्स है, बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू हैंडल दैट थिंग एंड हाउ डू यू केटर दैट थिंग? देखो मेरे पास 3 ऐसे लोग हैं, फिर मैं नाम ही लेऊंगा कंपनी का। एक सेरी बोल के कंपनी है, एक कॉमर्सिया बोल के कंपनी है, एक आराम बोल के कंपनी है। पहली, ये तीनों कंपनी में से 2 कंपनी में तो इन्वेस्टर नहीं हूँ मैं, ठीक है। पहली कंपनी में मैं इन्वेस्टर भी हूँ, एडवाइजर भी हूँ, ठीक है। वो आया था बंदा, मेरे से 6 महीना बात किया, कभी मेरे को नहीं बोला कि मुझे फंडिंग चाहिए। जब वो दिख रहा कि वो फंडिंग रेस कर रहा है, तब भी मेरे को नहीं बोला कि फंडिंग चाहिए। तो मैंने बोला था कि करूंगा मैं, बट हाँ बाकी लोग लाने पड़ेंगे, मैं अकेले तो करूंगा नहीं। तो फिर बाकी लोग ढूंढने लगे, तो बोले यू स्टार्ट टेलिंग कि यू गॉट सम कमिटमेंट। वो एक है। अब भी उससे बहुत सारी बातें होती है, कुछ बातें वो मेरे से कर पाएगा, कुछ बातें अपने फाउंडर से कर पाएगा, तो वो एक कंफर्ट लेवल बन गया है। सबके साथ नहीं बनेगा कंफर्ट लेवल। इस तरह से दूसरा वाला बंदा कॉमर्सिया, वो वाले बंदे का क्या सीन है कि उसको 2 बार 2 जगह से कमिटमेंट मिली, दोनों बार उसको पैसे नहीं आए फाउंडर इन्वेस्टर से। तो और मैंने इन्वेस्ट कर दिया था उसमें, मैंने उसको पैसे भी ट्रांसफर कर दिए थे। फिर उसके बाद सिंस उसको रेस नहीं करना है, तो वो उसने मेरे पैसे भी वापस कर दिए। बट वो एकदम सारी कुछ भी बातें होती ना, वो मेरे से शेयर करेगा, मेरे से पूछेगा। तो एटलीस्ट कम से कम ना एक वो होता है कि कम से कम ये आप कुछ कर नहीं सकते हो, यू कैन नॉट ट्रीट एनीवन, यू कैन नॉट, आप बस ये कर सकते हो, बात कर सकते हो। उनको बात करके ही अच्छा लगता है। अगर वो मन में रख लिए तो वहाँ बड़ी दिक्कत है। इसी तरह से तीसरे वाले जो है आराम, उसके जो फाउंडर है वो डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है एक्चुअली। वो जॉब भी करती है, क्लिनिक चलाती है, पैसे वो कमाती है, मेकिंग लाइक बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स, और अभी तो वो डार्क चॉकलेट भी ये सब है। तो वो उस कैटेगरी में क्या है, वो मतलब फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंगल फीमेल फाउंडर वाला कॉन्सेप्ट वो आ जाता है वहाँ पर, एंड स्टेइंग फ्रॉम सच टायर 2 सिटीज़। तो वहाँ पर फिर उसको बात करके ही तुमको लगेगा कि कोई मतलब सहानुभूति देने के लिए, एक्चुअली मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, कम से कम कोई सपोर्ट कर रहा है। मैं उसका ये 2 लास्ट की 2 कंपनी में ना ही मेरी एडवाइजरी इक्विटी है, ना मैं इन्वेस्टर हूँ, ये बस लोग पसंद आए हुए हैं। तो बेसिकली हम जैसे अब मैं कहता हूँ कि हम लोग 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हमें इकोसिस्टम में, तो हम एक कहते हैं ना सेकेंडरी लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। करेक्ट, एग्जैक्टली, हम लोग सेकेंडरी लेवल में पहुंच गए। अगर आप 3 साल पार कर लियो ना, मुझे लगता है कि सेकेंडरी लेवल में पहुंच गए हो आप। तो नए जो फाउंडर्स हैं वो दे लुक अप टू यू कि हाउ यू डू इट। और कई बार क्या होता है ना, एज अ फाउंडर हमें रियलाइज नहीं होता कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं। आज भी मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था, वो स्किल अरेना बोल के कंपनी चलाता है। मेरे को 2 दिन पहले लिंक्डइन में मैसेज किया था, उसने मैंने कहीं तो पढ़ लिया था कि मैं गुड़गांव में हूँ। उसने मेरे को फिर से मैसेज किया, वो मेरे को पता है, मैंने उसको बोला कि आज मिलेंगे। तो वो ना 1 बजे आके गुड़गांव में बैठ गया, बट 5 बजे तक यहीं पर रहूंगा मैं। अब इस दौरान कभी रहे थे, फिर एक वो होता है ना कि उसको मिलना है यार। मैं फिर अगर आधा घंटा भी नहीं दे पाऊँ तो ये गलत है। फिर मैं उससे मिला 3:30 बजे साइबर में। 3 साल से काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, पैसे नहीं उठाया, 50-60 लाख का रेवेन्यू भी किया है, 1 लाख यूजर्स है उसके प्लेटफॉर्म में।
अब कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो अगेन मैं उसमें इन्वेस्टर नहीं हूँ, वो मेरी एक रैंडम डीएम था। रैंडम डीएम बहुत अच्छा डीएम था, वो रिप्लाई करने वाला डीएम था एक्चुअली। तो मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ अगर वो हाई आई एम लुकिंग फॉर मनी नहीं है। नहीं, सेम पर्सपेक्टिव था। अभी जैसे हम लोग जैसे ऑफिस का प्लान कर रहे थे कि ऑफिस लेते, बहुत टाइम से करते कि अपना ऑफिस लें ना लें, क्या करें क्या नहीं। पर मेरा दीपक का ये प्लान था कि भाई ऐसा ऑफिस लेंगे कि आसपास का जो भी इकोसिस्टम का बंदा है ना, वो उसको हम होस्ट कर सकें। बट ये प्रॉब्लम क्या जाती है ना, ये प्रॉब्लम क्या जाती है, मैं एक इंस्टेंस बताऊंगा। मैं फेलोशिप रन करता था 2023 में, मैंने 11 महीने फेलोशिप रन किया है, फ्री फेलोशिप, वो भी स्टूडेंट्स के लिए। ये कैटेगरी वो है जो हर कोई फेलोशिप रन करेगा ना, इस कैटेगरी को चूसना चाहता है, क्योंकि ये पैसे लेंगे इनसे, क्योंकि इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। फाउंडर सिखाएंगे तुम्हें, फाउंडर्स बनवाएंगे, तुम्हें फंडिंग दिलवाएंगे। ये कैटेगरी वो कैटेगरी। तो मेरे कोवर्ट में 11 महीनों में 6000 बच्चों ने अप्लाई किया था। इट वाज ओनली फॉर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, और जो या तो स्कूल में भी हो, कॉलेज में हो और 1 साल तक ग्रेजुएट हो, वो लोग ही अप्लाई कर सकते थे। 1 या 2 साल था, मैं भूल गया, शायद 1 या 2 साल तक ग्रेजुएट हो, मतलब ऐसा नहीं कि 4 साल बाद स्टार्ट किया उसको नहीं करेंगे कंसिडर। तो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी फ्री एकदम, कुछ भी वो उसमें बस एक ही चीज़ लिखा रहता था फॉर्म में, डोंट ज्वाइन इफ यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग, क्योंकि मैं यहाँ पर फंडिंग रिलेटेड कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। बाकी कुछ भी हो, जैसे मार्केट स्टडी कैसे होता है, बिजनेस प्लान कैसे बनता है, डेक कैसे बनता है, सेल्स कैसे होता है, वो सबका सेशन हमने किया है। कुछ स्पीकर्स भी लाके करवाए, ये भी कराया, कम्युनिटी बना दिया है। रेशियो कितना गंदा है, 6000 बच्चे हैं, अच्छे लोग जो निकले, मैंने 900,000 से बात किया, 300 लोगों को मैंने 11 कोहर्ट्स में ऐड किया। आज उस ग्रुप में 55 लोग हैं। 55 में से भी 5 ऐसे लोग हैं जिनका मुझे एक्टिवली दिखता है कि वो कुछ कर रहे हैं। उसमें से ये आराम वाले हैं, एक आराम वाली फाउंडर है, उसमें से ये एक है। ऐसी 4 और कंपनी जो मुझे दिखता है एक्चुअली इंटरनेट में, वो भले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो उनका स्टोरी दिख जाता है, चलो कुछ हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि इनका कुछ हो रहा है, भले वो बात नहीं कर रहे, दैट इज वेरी सेकेंडरी, अपडेट नहीं दे रहे। कुछ लोग जो एकदम अपडेट देते हैं, शाउट आउट टू आराम कंपनी। ये लोग एकदम अपडेट देते हैं एक्चुअली, भले कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है मुझे क्या करना है, मुझे ओके लिखना है, गुड वर्क लिखना है, कुछ तो मुझे मेहनत नहीं करना है। तो एटलीस्ट उनको कम से कम उतना रिस्पेक्ट है कि इस बंदे ने फ्री में करवाया है, ये करवा के दिया है। बाकी जो आप सोच रहे हो 5,500 इनको कुछ है ही नहीं। यहाँ मुझे पता है खराब इस बात का लगा कि इंडिया में फ्री की चीजों की वैल्यू ही नहीं है, तो ले लो टैक्स। सही बात है। फ्री अब यहीं पर कोई बोलेगा मेरे 10,000 रुपए चाहिए कोहर्ट्स के, आप तुमसे मैं 10,000 रुपए ले रहा हूँ, चल रहे हैं भाई, क्यों दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं, तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे फिर। हाँ, कि वैल्यू दे निकाल के, वैल्यू निकाल के दे। तुम्हें जब फ्री का मिल रहा है ना, तो वही तुम वैल्यूज को समझने रहे हो। क्योंकि अब देखा जाए तो फंडामेंटली यूट्यूब पे सब कुछ है ना। करेक्ट, यूट्यूब पे सब कुछ है, हर एक बंदे ने इतना अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, तुम्हें जाके ढूंढना है, वो नहीं करना है। वो नहीं करना है। ऐड आई है कि 500 रुपए दे दो, ये एक वो वेबिनार ज्वाइन कर लो 2 दिन का, उसके बाद उस वेबिनार में 25,000 रुपए और मांगेगा कि अब हाँ तेरे को सीखना है, आधा मैं सिखाता हूँ, 25,000 रुपए और मांगा। ये बहुत फक्ड अप है। ये वो सिनेरियो चल रहा है, वो भी चलो एक पल के लिए ठीक है, बट इन द एंड ऑफ द डे व्हाट आई बिलीव कि अगर तुम्हें जो फ्री की चीजें हैं उसको अगर कंज्यूम कर लोगे ना, तुम बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे, ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे जो मैं सोच नहीं सकता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे समय में, हमारे समय तो ऐसा कुछ थी भी नहीं, कुछ नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था क्या होता है। मैं कभी ना ये पोस्ट करूंगा एक दिन मैं अपना 2019 वाला डेक पोस्ट करूंगा। मैंने पता वो जो इंजीनियरिंग किया, सबने इंजीनियरिंग किया हम लोगों ने, जो फायर ब्रिगेड का रिपोर्ट होता था 60-70 पेज का, छोटे छोटे वर्ड में लिखता था, 10 का फॉन्ट होना चाहिए था, एरियल या कैलिब्री में लिखना होता था। मैंने उसमें 10 या 12 के फॉन्ट में पूरा भर दिया डेक को। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई जिस डेक पे हमने पैसे उठाए थे ना, उस डेक पे हम खुद को पैसे न दें। लिटरली भाई, और मतलब इसलिए आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लाइक आवर इन्वेस्टर्स एंड एवरीबॉडी। वो इसलिए हुआ कि एक्चुअली वो उनको तुम पे भरोसा था, और मैंने जिनको पिच किया था, ना ही उसको मेरी कंपनी पे भरोसा था, ना ही मुझ पे। नहीं भाई, मतलब ये देख पे तो था ही नहीं। हाँ, नहीं, ये तो बहुत चीज होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार इतना सीरियस है नहीं, इतना ले रहे हो। लोग ऐसा फाउंडर है, लोग बहुत सीरियस रहना चाहिए और वो रहना चाहिए सबसे। मतलब जो तुम्हें रिफाइंड फाउंडर्स मिलेंगे तुम्हें निहायत ही देंगे, ठीक है, कोई तमीज नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं अता पता नहीं है, ठीक है। और दुनिया का जितना गलत काम है ना, सब हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिमाग चल रहा है उसी हिसाब से। दिमाग हमेशा चल रहा है, दिमाग चल रहा है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, दिमाग चल रहा है कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि सारा दिन पोस्ट करते हो तो काम कब करते हो, बोला यही करता ही नहीं हूँ ना। पर हम लोग काम के बीच में पोस्ट करते हैं ना, काम के बीच में सब कुछ हो रहा है। अभी ये देखो ना, अभी ऑफिस आवर खत्म हुआ है,
मैं कहा आप इन्होंने पूछा मुझसे कब आऊं, मैं कहा भाई ऑफिस के बाद है ना, आराम से बैठेंगे, ठीक है, 6 बजे के बाद कभी भी आओ, ठीक है। अब यही अब मन नहीं करता घर जाने का, सुकून यहाँ मिलता है, मन करता है इतना बड़ी बात को, थकते नहीं हो, ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी। हम तो नौकरी कर रहे हैं, अपनी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं साला, और क्या कर रहे हैं। पर ऐसी लाइफ अगर तुम एक बार वो डाउनफॉल से निकल के आ जाओ ना, एक बार हर एक स्टार्टअप का होता है, एक तुम अब जाओगे, एक डाउन जाएगा, हाँ मल्टीपल टाइम्स होगा। पर वो लेवल होगा, चलो ठीक है, एक बार तुम बिल्कुल टच करोगे ना, वो टच करके तुम ऊपर आ गए, फिर तुम्हें ये होगा कि मैं सर्वाइव कर सकता और अंत में लेवल सबके निकलेंगे, हूँ, लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेगा उनका जो खड़ा रहेगा, क्योंकि 2 चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का, दूसरा गिरने का। अरे अड़े रहने का यार। ऑन दैट नोट, कुछ लास्ट वर्ड्स अबाउट द पॉडकास्ट, अबाउट इकोसिस्टम। वेरी नाइस हॉस्पिटैलिटी, नाइस कॉफी, कोल्ड कॉफी एंड नाइस चिप्स जो हमने खाया नहीं क्योंकि उससे आवाज आ रही थी। नहीं वेरी नाइस, मुझे ऐसा लगा नहीं कि ऑब्वियसली हम लोग कितना अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा, और हम लोग मिले भी, ये शायद हमने बात करना भी 2-3 हफ्ते से शुरू किया है, उसके बाद तो बस इंस्टाग्राम फॉलो करते थे बस। पर वो एक होता है ना कि तुम्हें पता, एक ये तुम्हें पता है कि यार ये स्टोरी जो है ना और मेरी स्टोरी जो है ये वहीं एक ही जगह की है, ये ठीक है, तुम्हें फिर उसके बाद बस शुरू करना होता है। तुम वो उन दुखड़ों से भी तुम रिलेट कर पाते हो, उस स्माइल से भी तुम रिलेट कर पाते हो, वो बकचोदी से भी तुम रिलेट कर पाते हो, ठीक है। आज हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, ठीक है, बट हम ऐसे मिले जैसे कि हम ऐसे मिले बचपन के दोस्त हैं हम मैंने लोग। वही कहा कर, मुझे यहाँ पर आके ऑफिस में लगा नहीं कि मैं ऐसे कोई मीटिंग करने आया हूँ, या तो हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मिलते तो इंसान थोड़ा चुप चुप रहता है, फॉर्मल रहता है, यार सब कुछ नहीं बताना है इसको। यहाँ तो यहाँ तो जो नहीं बताना चाहिए था वो सब कुछ बता चुके हो। तो ये हालत है, तो दैट इज वन। सेकेंड, फॉर फाउंडर्स, लाइक मैं तो ये कहता हूँ कि डोंट स्टार्ट, कि बिकॉज सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, जॉब भी करो, ऐसा नहीं खराब चीज़ है, तुम ज़्यादा पैसा बनाओगे फाउंडर से, कुछ फाउंडर से, एंड फिर दैट इज वेयर, मतलब सीखो, मतलब सीखना बहुत जरूरी है। आई फील लाइक कि सेम, कि अगर थोड़ा हम भी जॉब करते और कुछ करते ना, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है, जो तुम्हें पता होता है कि मुझे नहीं लगता है प्रोसेस ऐसा, बनाना, मुझे ये, हाँ ये होता है एक्चुअली। तो जैसे मैंने कंसल्टेंट रोल पे बहुत सारी कंपनी में काम किया, तो मुझे वहां पर और चीजें समझ में आई, प्रोसेस समझ में आता है क्या। दैट इज गुड। हाँ, तो क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, मतलब कॉलेज के बाद यू डोंट फील द कॉर्पोरेट वाइब, तो वो है। पर वो भी जरूरी है। कॉर्पोरेट नहीं भी तो कम से कम 50 लोगों के साथ बैठ के काम कर रहे हो, तो समझ में आया कि 50वां बंदा क्या सोच रहा है और जो पहला बंदा वो क्या सोच रहा है, और इस सबका ख्याल तुम्हें रखना है, तो वो एक बहुत मजा तो आता है। तो मैंने ऐसे कंसल्टेंट, मतलब उनके ऑफिस भी जाके काम करता था, तो मुझे समझ में आता था बहुत कुछ, लोगों से साथ तो इंटरेक्ट, तो वो अच्छी चीज़ है। हमारे क्या है कि अभी भी 8 लोगों की टीम है, अगर वो 8 लोग साथ में भी आ गए तो वो क्या छोटा वो बनेगा, उसमें सबका अपना मिनी ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या होगा कि एकदम सबका अपने आप, मतलब 8 लोग ही बात करेंगे, 8, क्योंकि यहाँ पर मिनी ग्रुप्स बन नहीं पाएंगे, 50 लोग मिनी ग्रुप्स बहुत बनते हैं, उसका ध्यान रखना। पर ठीक है यार, मेरी साइड से ये है कि इतना सीरियसली मत लो, और हंसी मजाक में हो जाता है स्टार्टअप। हाँ, मतलब लगे रहो, बेसिकली अड़े रहो, खड़े रहो, अड़े रहो। हाँ, सिचुएशन बुरी होएगी, गिरो मत प्लीज। और क्विट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा, छोड़ दो, वो उल्टा वो अच्छी चीज है। हाँ, कुछ जॉब कर लो, उसके बाद सीख लो, उसके बाद दोबारा कर लो, मतलब कोई जिद करने की जरूरत नहीं है, कोई IAS का पेपर नहीं है, ठीक है, बहुत ही फ्लक्चुएशन है, ठीक है, होगा नहीं होगा नहीं पता, मार्केट पे डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पीपल, यू हैव टू बी देयर टू से राइट थिंग्स, उसके बाद जाके शायद कुछ बनेगा बाद में या ना बने। बट मेरे को लगता है कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस वाला जो है ना फैक्टर, वो कभी नहीं जाएगा, कि एक जनरेशन तो अपनी लगवाती ही है, एक जनरेशन अपनी लगवाएगी तो पूछते हैं आगे की ठीक हो जाएंगी। तुम किसकी लाइनें बोल रहे हो सब समझ में आ रहा है। जिसकी भी लाइनें हैं आपसे मेरी हैं, ठीक है। तो ठीक है ब्रो, बहुत मजा आया बात करके आपसे, ठीक है, आते रहो गुड़गांव, आपका घर है एक, हाँ, ठीक है, तो आपको अब इनवाइट नहीं करूंगा मैं, चुपचाप आ जाना, बढ़िया बढ़िया आएंगे। और बैंगलोर पे तो पार्टी बैंगलोर में देख लो आना है कि डूब भी रहा है वो तो। नहीं, बैंगलोर में अब आपसे पार्टी लेंगे हम लोग, ठीक है, फॉर नेक्स्ट एपिसोड, और बंदे भेजते रहना हमारे पास अच्छे ऐसे ही फन करने के लिए, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।